अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, BNP कारकुनों का जश्न। गैर मुसद्दिका नताइज के मुताबिक खालिदा जिया के बेटे और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि उनके इत्तेहाद ने 299 में से 209 नशिस्तें हासिल की। तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी को अब तक 34 नशिस्तें मिली हैं, जबकि 30 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने वाली जेन जी की नेशनल सिटीजन पार्टी 5 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। हतमी सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद सामने आएंगे। हुकूमत बनाने के लिए 300 पार्लिमानी नशिस्तों में से 151 नशिस्तें दरकार हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है, तालिबान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के हवाले से पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। सरहद पार दहशतगर्दी न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। हालिया दहशतगर्द हमलों में 80 से ज़ायद बेगुनाह पाकिस्तानी जान की बाजी हार चुके हैं और इन वाक़ियात की मंसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान, माशी बदहाली और बिलखसूस ख़वातीन के हकूक़ पर आयद पाबंदियों पर भी तशवीश ज़ाहिर की। बानी PTI की बीनाई 85% तक खत्म हो चुकी है। इलाज और इंजेक्शन के बावजूद दाएं आंख की बीनाई महज 15% तक है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट ने बानी को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत अच्छे मूड में है, बानी PTI को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में श्रीलंका, इटली और भारत ने अपने मुकाबले जीत लिए। आइलैंडर्स ने ओमान को 105 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। दूसरे मार्के में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। आखिरी मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से ज़ेर किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा इतवार को कोलंबो में सजेगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान के 2 मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स हैं और पहले नंबर पर मौजूद है। भारतीय टीम 1 फतह के साथ दूसरे नंबर पर है। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन की नजरें पाक भारत मैच पर मरकूज हैं। भारत और दीगर ममालिक से कोलंबो के लिए परवाजों के टिकट कई गुना महंगे हो चुके हैं। कोलंबो में होटल के किराए भी आसमानों को छूने लगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी आगाज़ जो सुबह की है वो बहुत ही अच्छी हुई होगी और आपका दिन भी अच्छा ही गुजरेगा। जनाब, बहुत सारी टॉप स्टोरीज़ हैं हमें जिसे डिस्कस करना है, ख़ास करके बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात के जो नताइज आ रहे हैं उसमें खासी गहमा गहमी है। पूरे साउथ एशिया की नज़रें लगी हुई हैं कि सियासत क्या मोड़ लेने वाली है बांग्लादेश में। तो BNP के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने आम इंतखाबात के 2/3 अक्सरियत हासिल की है और जमात इस्लामी को अब तक 34 नशिस्तें ही मिल पाई हैं, जबकि 30 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने वाली जेन जी की नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें हासिल कर पाई। एब्सोल्युटली। अब हतमी सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद ही सामने आएंगे। और वैसे बांग्लादेश का ये सीन है कि हुकूमत बनाने के लिए 300 पार्लिमानी नशिस्तों में से 151 नशिस्तें दरकार हैं। इस पे हम शो में आगे चल के मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब और वो है जनाब 15 तारीख का बड़ा मैच। अब देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप मरहले में मैचेस तो जारी हैं, लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन रहा वो रहा पाकिस्तान और भारत का मामला। हमने देखा कि कैसे कभी मामला इधर, कभी मामला उधर, कभी यहाँ मीटिंग, कभी वहाँ मीटिंग। इत्तलात वैसे सादिया अब ये भी हैं कि पाक भारत मैच में ICC ने मदऊ किया है PCB, ICC, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, ये सारे बड़ों को वहाँ बिठाया जाएगा। सारे वो बोर्ड्स हैं, आई एम नॉट श्योर बट अफगानिस्तान, बट रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स आर द वंस जिनको कहा गया था कि आप थोड़ी डिप्लोमेसी प्ले करें, आप बात करें पाकिस्तान से और पाकिस्तान को मनाएं कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ 15 फरवरी वाला जो मैच है उसको खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाई दे हैव बीन कॉल्ड आउट। ऐसा अब बहुत अरसा बाद ऐसा होने जा रहा है फैसल कि अगर ये वाकई ही इन्विटेशन हो रहा है, द सोर्सेज आर
reporting it correctly, तो फिर ये एक celebration होने जा रही है basically. मैं So ये I yes. think the way Pakistan has played its balls, you know, I think मेरे नहीं ख्याल इससे ज़्यादा पहले कभी हमने ये event इस तरह से इतना eventful होते हुए देखा है. जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारे साथ बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं। समील हसन बरनी साहब, आप पीसीबी के मीडिया का एक काफ़ी अरसे तक चेहरा रहे और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। समी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। समी साहब, इट्स द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव ग्रेस्ड आवर शो, और मैं आपका तहे दिल से, सादिया आपका तहे दिल से, हम दोनों आपके शुक्रगुजार हैं। समी साहब, हम ज़रूर आपसे प्लेजर सर, ओह प्लेजर। अच्छा, हम ज़रूर आपसे जो क्रिकेट पाकिस्तान की एंड ऑल दैट उस पे बात करेंगे, बट वी वुड लाइक टू बिगिन विथ यू विद दैट द इंडिया पाकिस्तान फियास्को। नाउ माजी में भी आप भी इन चीज़ों को हैंडल करते रहे, लेकिन इस बार जिस नहज पे आ गई थी चीज़, आपको लगता है कि जिस तरह मामला ये सुलझा है, इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, या फिर आईसीसी का अपर हैंड रहा या पीसीबी का अपर हैंड रहा? नहीं, मेरा अपना फैसल ख्याल ये है कि किसी का कोई अपर हैंड नहीं रहा। ठीक है, शुरू के अंदर गलतियां हुई, इमोशनल फैसले हुए, पॉलिटिकली ड्रिवन फैसले हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे सेंस प्रिवेल्ड और फिर उस इशू को रिजॉल्व कर लिया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ के अंदर यही होती है कि गलतियां हो जाती हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, बट जो सही एक्सपर्टीज होती है या जो सही प्रोफेशनलिज्म होता है, वो यही होता है कि उन गलतियों को सही कर लिया जाए। और एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि गलत जो फैसले शुरू के अंदर हुए, चाहे वो 3 जनवरी को हुए हों बीसीसीआई के स्टेटमेंट के बाद, या 4 जनवरी को हों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्टेटमेंट के बाद, या 31 या 21 जनवरी को जो आईसीसी का पहला स्टेटमेंट आया, या 24 जनवरी को जो आया, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और 15 तारीख को मैच होगा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा। सो जो हो गया, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। Right. What are we moving on with, Sami साहब? Why I say it? Because हम ये इससे पहले इंडिया की एक एरोगेंस देखते रहे हैं। हमने वो एरोगेंस अगेंस्ट इंडिया का जो हमारा मैच था एशिया कप के फाइनल में, हमने वो भी देखा। फिर मोहसिन नकवी साहब से वो ट्रॉफी लेने नहीं आए। तो जब हम ये कहते हैं कि ठीक है जी, सेंस प्रिवेल हुई है, हमें आगे बढ़ना है, लेट्स मूव ऑन, व्हाट आर वी मूविंग ऑन विद? आर वी एक्सपेक्टिंग इंडिया के वो हमारे साथ हाथ मिलाएगा? आर वी एक्सपेक्टिंग कि उनका एटीट्यूड अब हमसे बेहतर हो जाएगा, अब वो एरोगेंस खत्म हो जाएगी और अब वो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलेंगे? देखिए, हैंडशेक तो मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है, बिकॉज जो हैंडशेक नहीं हुआ एशिया कप के दौरान, वो इंडियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हुआ, जिसका इतराफ सूर्या कुमार यादव ने एक दफा नहीं, बारहा अपनी मीडिया टॉक्स के अंदर किया। अगर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब, जो कि एसीसी के चेयरमैन थे, उनसे ट्रॉफी नहीं ली, तो वो भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट या अपने बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के बाद ली, क्योंकि प्लेयर्स इंडिविजुअली ये काम नहीं करते, उनको जो कहा जाता है वो किया जाता है। तो वो दोनों चीजें जो थी वो बीसीसीआई/इंडियन गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हुई, जिसने एक बहुत बैड टेस्ट क्रिएट किया क्रिकेट के अंदर, क्योंकि कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ अनरिटन लॉज होते हैं। आफ्टर ऑल इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, और जो लॉज ऑफ क्रिकेट है उनसे प्रीएम्बल के अंदर ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर अपोनेंट्स। तो वो अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आया। मेरा अपना ख्याल है 15 तारीख को भी ये नजर नहीं आएगा। बट क्रिकेट हो रही है। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब हैज प्लेड हिज कार्ड्स वेरी वेल। उन्होंने जिस तरह मीडिएटर का रोल प्ले किया, और मैं तो इस पूरे एपिसोड को एक थोड़े से डिफरेंट लेंस के थ्रू देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम रहा है। मैं तो इस तरह देख रहा हूँ कि ही हैज एमर्ज्ड एज अ न्यू लीडर इन क्रिकेट वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि जहां हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, क्यों ज्यादती हुई, उसकी ज्यादती की वजह ये थी कि हम सबका एनालिसिस ये था, और एक्सपर्ट्स का, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, दुनिया भर में, कि शायद जो रेगुलेशंस की थी वो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुई, कंसिस्टेंसी नहीं थी उसके अंदर। उसके अंदर डिस्पेंसेशन दिया गया, और उसके अंदर फेवरेटिज्म का एक झलक नजर आई। वहां मोहसिन नकवी साहब बोर्ड के अंदर भी खड़े हुए और बोर्ड के बाद भी खड़े हुए उस टाइम के ऊपर, जब ताकतवर या फाउंडिंग मेंबर्स लाइक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ना बोर्ड के अंदर आवाज उठाई, ना उसके बाहर आवाज उठाई। तो मोहसिन नकवी साहब ने, आई गेस, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलता चला आ रहा था। नवंबर 2024 को भी बीसीसीआई ने विड्रॉ करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक शो, जो 29 साल में पहली दफा वो कर रहे थे, वो खराब हुआ। फिर जो एशिया कप के अंदर हुआ, फिर जो बांग्लादेश के साथ हुआ, आई थिंक ये सब कैस्केड कर गया इनटू अ बिगर इशू, और eventually Mohsin Naqvi साहब did what he had to do as an ICC director. Let us not forget कि he is also an ICC director, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि क्रिकेट के हक या क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो चीज हो वो ही वो करे।
उन्होंने जो फैसले किए शायद उन्होंने पीसीबी चेयरमैन की हैट जरूर पहनी हुई थी, बट जो उनके इकदाम थे वो, और उसको आप इस नजरिए से भी देखिए कि वो आईसीसी के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। यस, यस। अच्छा सर, आपने खुद गुफ्तगू में ये फरमाया कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, और उससे पहले हैंडशेक से लेके और बाकी सारे मामलात, मतलब कि आई एम श्योर दैट यू हैव हर्ड नजम सेठी साहब एज वेल व्हेन ही वाज टॉकिंग टू सरदेसाई एंड ही सेड कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, लेट्स कॉल स्पेड द स्पेड। अगेन, जिस तरह सादिया ने भी बात की, हम तो यहाँ पे यही समझ के बैठे ना कि क्योंकि जनाब हमने उनकी जो दुखती रग है, दैट्स द फाइनेंशियल मॉडल, उस पे हमने हाथ रखा। और हाँ, रीज़न कोई भी हो, बांग्लादेश हो या हमारे साथ हैंडशेक वाला, रीज़न कोई भी हो एक तरफ, लेकिन हमने वहाँ पे हिट किया जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, दैट इज़ द फाइनेंशियल मॉडल। तो फिर वो बात करने पे राज़ी हुए, फिर वो भागे भागे यहाँ पे इमरान ख्वाजा साहब भी आए एंड ऑल दैट। बट मैं फिर से इस पे रेटेट करूँगा, ये हमारा फ्यूचर ऑफ क्रिकेट को कैसे शेप करती है। आई मीन आई डोंट नो, पसे पर्दा बहुत सारी बातें भी इन द थिन एयर, बायलैटरल पे बात हुई है, ट्राई नेशन पे बात हुई है, किसी तीसरे मुल्क में मेरे ख्याल से शायद नासिर हुसैन ने या आसिफ ने कहा है कि जी आ जाएं इधर खेल लें, यूके में कोई बायलैटरल सीरीज खेल लें। आप तक कोई ऐसी चीज़ पहुंची? और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं तो समी साहब, आई मीन कम ऑन, दिस इज द मॉडर्न वर्ल्ड एंड दिस इज वर्ल्ड, बड़ी जालिम दुनिया है ये। कोई किसी के लिए अच्छाई में खड़ा हो ना, वो कोई मैटर नहीं करता। इट्स अबाउट, मैंने आपको तकलीफ Bad दी, times, हाँ, yeah. और आपने कहा चलें जी अब करते हैं, सो लेट्स बी फेयर विद दैट। देखिए, एक तो जो नजम सेठी साहब मेरे जर्नलिज्म में मेरे उस्ताद रहे, क्रिकेट बोर्ड में मेरे चेयरमैन हैं, और जब मैं आईसीसी में था तो वो मेरे डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने राजदीप सरदेसाई के साथ बात की, आई थिंक ही हैज समड इट अप वेरी नाइसली, वेरी इमैक्युलेट, वेरी बाय द पॉइंट, और आर्ग्यूमेंट उनके, उसके बाद मैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। बट अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग देखें तो देखें, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। शायद आईसीसी ने, जो अगर आप उनकी मीडिया रिलीज पढ़ेंगे 21 जनवरी की या 24 जनवरी की, उसमें आपको जरा थोड़ा सा नाराजगी का एलिमेंट नजर आएगा, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, क्योंकि आईसीसी इज अ मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मेंबर्स बाय द मेंबर्स। Yeah. तो उन्होंने अपने मेंबर के बारे में सख्त स्टेटमेंट निकाली। फिर अगर आप उसको उसी तनाजुल में पढ़ें, तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 फरवरी को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेंगे, तो जो उसके 3 घंटे के बाद स्टेटमेंट आई, वो भी मेरे अपने ख्याल से विद द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस हैट ऑन, वो अग्रेसिव थी। Yeah. उसके अंदर मिक्स मैसेजेस थे, उसके अंदर तंबी भी थी, उसके अंदर नाराजगी भी थी, उसके अंदर पोलाइटनेस भी थी, उसके अंदर कुछ गुफ्तगू और बातचीत को बढ़ाने का भी अमल दखल शामिल था, और पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको इंटरप्रेट किया एज अ थ्रेट और एज अ वार्निंग टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये इस तरह उन्होंने ट्रीट किया। बट आप फिर उसके बाद देखें, जब ये सारा मामला इख्तिताम पजीर हुआ, तो उनका जो स्टेटमेंट निकला, बड़ा मेजर्ड, बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा पोलाइट, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ज्यादा, क्योंकि वो सारा स्टेटमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर था। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जब आप इतना अच्छा खूबसूरत मैसेज निकाल सकते हैं इज्जत से भरपूर, तो ये चीज आपकी सोच उस वक्त 24 जनवरी को क्यों नहीं थी, या जिस दिन आपने बोर्ड की वो मीटिंग की जहां 14-2 एलिजिडली वोटिंग हुई, तो उस वक्त आपने ये सोच क्यों नहीं रखी थी। एनीवेज, ये चीजें हो गई। बट आगे के लिए ये है कि इस एपिसोड से 15-20 दिन का जो ये एपिसोड था, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई, सीखने को बहुत कुछ मिला, और होपफुली इन डेज टू कम ये सब जितने भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान हैं, जो आईसीसी के डायरेक्टर्स भी हैं, वो आईसीसी के बोर्ड रूम में बैठेंगे और इन सब चीजों को सुलझाएंगे, ताकि दोबारा इस किस्म की चीज ना हो। क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर हमारा 4 महीने के बाद विमेंस T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर लॉस एंजलिस के अंदर क्रिकेट पहली दफा पार्टिसिपेट करेगी, फिर 2031 के अंदर हमारा 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। तो क्रिकेट बहुत है जो होने वाली है, और अगर हम इसी तरह आपस में, हमारी क्रिकेट बोर्ड या हमारी क्रिकेट की मेंबर्स आपस में डिसएग्रीमेंट का शिकार रहेंगे, तो क्रिकेट आगे कैसे बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, उसकी ब्रांड वैल्यू कम होगी। तीसरी बात, पब्लिक के नजर में उनकी जो एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है, जो बड़ा क्रिटिकल होता है। देखिए, इस पूरे खेल के अंदर फैंस को किसी ने कंसिडर नहीं किया कि फैंस क्या जानते हैं। दिस गेम इज ऑल अबाउट फैंस। तो काश वो फैंस को भी देख लेते। तो फैंस का भी ट्रस्ट हमने रिस्टोर करना है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आपने अपने स्पॉन्सर्स को ये अश्योरेंस दिलवानी है कि जो आइंदा 4 साल का साइकिल है, 2028 से लेकर 2031 तक, वो एक फ्लॉलेस, स्मूथ, ट्रबल फ्री होगा। सारी टीमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, देयर विल बी नो डिसएग्रीमेंट्स। और जब आप ये अश्योरेंस देंगे, तो आपके पास ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट होंगे। जब आपके पास ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट होंगे, तो आप अपने मेंबरान के अंदर ज्यादा रेवेन्यूज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से उनके अपने अपने रीजन्स के अंदर या अपनी अपनी टेरिटरीज के अंदर क्रिकेट प्रमोट होगी। अब अगर आप ये सब काम नहीं करते और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस मैच को नहीं खेलता या 15 तारीख का मैच नहीं होता, तो लीगल इश्यूज तो अपनी जगह है,
बट जो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता इट कुड हैव बीन एनीथिंग बिटवीन $250 million to $400 million। और जब ये नुकसान होता है तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं वो ममालिक जो सोनली आईसीसी फंडिंग के ऊपर डिपेंड करें, इन्हिसार करते हैं, उनका क्या होता। चले ये सब चीजें That अवॉइड also हो गई, brings बट समीर साहब, ये मेरा अगला सवाल, बिफोर हम थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन कर सकें, अगला सवाल मेरा यही है कि व्हाट आर वी डूइंग। मतलब हमने पीएसएल स्टार्ट किया, नजम सेठी साहब के दौर में शुरू हुई और उसका स्टार्ट बैंग ऑन था, बहुत जबरदस्त था, लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसका लेवल्स नीचे गए हैं और हमने अब गेयर अप किया है। इस साल मुझे ऐसा लग रहा है वी गेयर अप अगेन। उसके अलावा जब हम अपना डोमेस्टिक मॉडल देखते हैं, अपने बाकी स्टार प्लेयर्स हमारे कितना अच्छा परफॉर्म करें, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे प्लेयर्स दूसरी दुनिया के मुकाबले उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, बड़ी टीमों के मुकाबले। सो व्हाट इज़ द मॉडल दैट पीसीबी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे अभी अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए? सादिया, इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके दो हिस्सों में मैं जवाब दे देता हूँ। एक तो आपको ये लग रहा है कि पीएसएल शायद ऊपर नहीं गई, मेरा थोड़ा सा इससे विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट डिसएग्रीमेंट है। इसलिए कि अगर आप पिछले 5 साल देखें, अगर 2019 के जिन हालात के अंदर पाकिस्तान हुआ और सारे ब्रॉडकास्टर चले गए, वो एक मेजर क्राइसिस था जो कि पाकिस्तान सुपर लीग ने झेला और उसको सरवाइव किया। फिर अगर आपको याद हो तो कोविड टाइम्स के अंदर 2 सीजन ऐसे थे जिसके अंदर कोविड टाइम्स के अंदर डिस्ट्रप्शन हुई या कोविड आउटब्रेक हुआ, बट स्टिल द इवेंट जो था वो खत्म हुआ। सो पीएसएल ने तो ग्रो यकीनी तौर पे किया, और उसका एक एग्जांपल ये है कि जो ऑक्शन हुआ, टीमों का ऑक्शन, उसमें आप देखेंगे किस प्राइस के ऊपर टीमें गई। अगर ये ब्रांड अच्छा नहीं होता तो क्या इतने प्राइस के ऊपर टीमें जाती हैं? सो मच सो कि जो टीम रावलपिंडी बिकी है वो तो बाकी 2 टीमों से भी ज्यादा बिकी है। तो जिस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू होती है उसी के ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो एक तो ये हिस्सा हो गया मेरे अपने जाती ख्याल में। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि पीएसएल का हैशटैग है न्यू एरा, आप, मेरा अपना ख्याल है कि जो उन्होंने जिस तरह का ऑक्शन किया, जिस तरह के उन्होंने अपने इवेंट्स अभी तक किए हैं 3-4, वो बहुत इंप्रेसिव, और उससे ये लगता है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर हम एक पीएसएल एक नए रूप के अंदर देखेंगे। तो ये तो एक पॉजिटिविटी है, अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ पीएसएल के हवाले से। और ऑफ कोर्स मेरा पीएसएल में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रॉम 2019 टू 2024। तो मैं तो, मेरी ये ख्वाहिश होगी जैसे आपकी होगी, ये जो ब्रांड है हमारा ग्रो करे, ताकि हमारे पास हमारी जो रिलायंस है आईसीसी फंडिंग के ऊपर वो कम से कम हो। रिलायंस रहेगी बट 100% रिलायंस आईसीसी फंडिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो एक तो हिस्सा ही हो गया। दूसरा हिस्सा ये है कि, और मेरा अपना ख्याल है कि पीसीबी के अंदर ये एक फीलिंग है, क्योंकि जब मैं पीसीबी का हिस्सा था उस वक्त ये फीलिंग थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं बदकिस्मती से उनको लीग्स में खेलने की अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, इसलिए कि वहां पर आईपीएल के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या कैरेबियन हो, ये 4-5 जो बड़ी लीग्स हैं, या यूएई के अंदर जो लीग्स होती हैं, वो सारी की सारी आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने ली हुई हैं। और आपको पता है, ऑल्दो कि ये ऑफिशियल नहीं है, बट हम सबको पता है कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों नहीं दिया जाता, और वही पॉलिसी उनकी दूसरी लीग्स के अंदर जा रही है। तो जब हमारे प्लेयर्स को लीग्स खेलने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, या लिमिटेड लीग्स में खेलने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, या सेकंड डिवीजन की लीग्स खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ग्रोथ के चांसेस भी कम होंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को इस बात का भी ख्याल है। तो आने वाले दिनों के अंदर यकीनी तौर पे मेरा अपना ख्याल है इस इशू के ऊपर भी शायद मोहसिन नकवी साहब बात करें किसी स्टेज के ऊपर, कि इवन अपॉर्चुनिटीज सारे खिलाड़ियों के लिए होनी चाहिए। आखिर इंडियन प्लेयर्स तो किसी मुल्क में जाके लीग क्रिकेट नहीं खेलते, बट उनके ही मुल्क में आके सारे प्लेयर्स खेलते हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए यकीन तौर पे बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। एब्सोल्युटली। सभी साहब, आज जैसे कि आपने इतनी ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया, हम भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं फॉर द 15th, बट ऑप्टिमिज्म और रियलिटी चेक में ज़रा आप देख लेते हैं। ऑन पेपर ऑब्वियसली इंडिया लाइक पिछले 100 साल क्रिकेट की तारीख में प्राइमेस्ट फॉर्म जो है इस वक्त इंडिया की लगी हुई है। T20 में अनबीटेबल हैं, नज़र नहीं आ रहा इस किले को भेदे कैसे। हालांकि यूएसए ने बाकी टीमों को हिम्मत ज़रूर दी है, बट स्टिल पाकिस्तान चांसेस विद द स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम अगेंस्ट एंड अ बिट ऑफ रेन एज वेल। देखिए फैसल, बात आपने शुरू के अंदर ही, आई थिंक आपने कूजे में दरिया को बंद कर दिया कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, और सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर है, बट उनकी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अब जब आप परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो आपको नजर आता है कि यकीनी तौर पे इंडियन टीम आगे है, बट आप पाकिस्तान टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये वो टीम है जिसके अंदर हमने झलक देखी है कि इनके अंदर वो स्पार्क है कि ये खेल सकते हैं। पिछले साल हमने मेरे ख्याल से 34 के करीब मैचेस खेले, जिसमें 25 के करीब हमने मैचेस जीते। फिर श्रीलंका में हम खेल कर आए, 1-1 खेला, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया,
ऑल्दो के नीदरलैंड के खिलाफ वी गॉट आउट ऑफ द जेल, Yeah. बट पहले एक आध दो शुरू के अंदर मैच ऐसे होने चाहिए जिसमें यू गेट अ वेक अप कॉल, तो एक लिहाज से वो फिर अच्छा हो गया। फिर आपने देखा दूसरे मैच के अंदर कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। सो क्रिकेट का मैच है, 20 ओवर का मैच है। एक ओवर या एक स्पेल या एक परफॉर्मेंस जो होती है गेम को पलट के रख देती है। और एशिया कप के भी अंदर अगर आप देखें, ऑल्दो के हम 3 मैच हारे थे 3 संडेज के ऊपर, बट पहले मैच के अलावा मेरा ख्याल है बाकी मैच तो कंपेटिटिव थे, इंक्लूडिंग द फाइनल, The final. which could have gone either way. जी, which could have gone either way. मेलबर्न के अंदर आप देखें, it could have gone either way. So ये नहीं है कि पाकिस्तान is too far behind. It's just that they probably lack to deliver the killer punch. But it's a game of cricket. It's a 20 over game. और चीजें बहुत तेज होंगी. So it's going to be an exciting game. और सबसे बड़ी बात ये है कि अब क्रिकेट की बात होने लगी है। इटली ने नेपाल को हरा दिया, इंडिया ने अच्छे मैच जीते, साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दो सुपर ओवर तक गया। तो देखिए किसी टूर्नामेंट की खूबसूरती होती यही कि ऑन फील्ड एक्शन या प्लेयर परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात हो, ना कि बिहाइंड द सीन या कंट्रोवर्सीज या इश्यूज के ऊपर बात हो। तो हम उस चीज से निकल गए। ये टूर्नामेंट जिसने अभी तक अच्छे मैच किए, इंशाल्लाह आगे भी अच्छे मैच होंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मेरी तो दुआ एक दफा नहीं बल्कि दूसरी दफा भी हो, और आइडियली फाइनल के अंदर हो ताकि और मजा आए। बट इस टूर्नामेंट की लेगेसी सिर्फ ये नहीं होगी कि ऑन फील्ड क्रिकेट अच्छी हो रही है, बट इस टूर्नामेंट की मेरा अपना ख्याल लेगेसी ये भी होगी कि क्राइसिस बना, डेवलप हुआ, बट आईसीसी ने इनिशिएटिव लिया, एंड मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टुक अ रोल, और मोहसिन नकवी साहब ने गद्दाफी स्टेडियम के अंदर मीटिंग मॉडरेट करवाई या फैसिलिटेट की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के हुक्म आए, और एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सो बट 15 तारीख का मैच जिस तरह आप देख रहे होंगे, मैं भी डैलस में बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने की कोशिश करूंगा और दुआ करूंगा कि पाकिस्तान इस दफा जीत जाए। एक ही मैच जीते हम तो। हाँ, और समीर साहब आपने लेगेसी की बात करी ली है तो लगे हाथों आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बाबर एज वेल। आपने उनको डेवलप होते देखा है, आपने उनका पीक देखा है, और अब जो हालात चल रहे हैं वो भी आप देख ही रहे होंगे। एक नैरेटिव बना हुआ है कि बाबर भाई इज़ नॉट फिट फॉर T20। क्या समझते हैं, क्या वाकई नैरेटिव ठीक है, और क्या बाबर को बैक स्टेप कर देना चाहिए T20 से? देखिए, बाबर को मैंने पहली दफा देखा था जब वो अंडर 19 खेलने के लिए आईसीसी इवेंट के अंदर आए थे। फिर वो उनका पाकिस्तान से डेब्यू हुआ 2016 के आसपास। फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में था तो वो टीम के साथ थे, और जब वो कप्तान बने तो आई वाज हेडिंग द मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। तो मैंने बाबर का डेवलपमेंट होता हुआ देखा है। दो चीजें मेरे अपने जाती ख्याल में, मैं इतना बड़ा अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं समझता जितने बाकी दूसरे दोस्त होते हैं। मेरा अपना ख्याल ये कि एक तो उनके ऊपर जो ही इज कैरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन हिज शोल्डर्स। बहुत ज्यादा प्रेशर है, हर आदमी बाबर की बात करता है। हम आज भी बाबर की बात कर रहे हैं, ऑल्दो इस टीम के अंदर फखर जबान, साइम अयूब, शाहीन आफरीदी, शादाब, नवाज, कप्तान हमारा सलमान अली आगा, बट हम हमेशा बाबर की बात करते हैं। तो इसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, मेरी बहुत नाकिस राय है, और मुझे माजरत कर दीजिएगा अगर मैं ये बात कहूँ, उसके फ्यूचर के हवाले से भी एक अनसर्टेनिटी है कि पिछले साल अगर आप उठा के देखें तो पाकिस्तान ने अगर 34 मैचेस खेले तो उसको सिर्फ 8 मैच खेला है। सो एवरीवन थॉट कि शायद ही इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द T20 फॉर्मेट, बट सडनली ही वाज नेम्ड फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, और फिर T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उनका नाम आ गया। तो आई थिंक एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और अगर आप प्लेयर को ये बता दें कि सॉरी बॉस, यू डोंट फिट इन आवर स्कीम्स and you focus on this format or that format, I'm sure that he's a professional cricketer, he'll understand. बट कम्युनिकेशन तो क्लियर होनी चाहिए। बट बाबर, इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो उनके कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया बाबर को एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर मानती है और मानती है तो किसी वजह से मानती है। और अगर उसके ऊपर एक बुरा वक्त है, या ही इज प्लेइंग इन द रॉन्ग फॉर्मेट, और ही इज batting at the wrong number, or there is a bit of uncertainty around his selection in T20 format, तो इन चीजों को भी थोड़ा सा एनालाइज मेरे ख्याल से अगर हम कर लें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। बट इसमें तो कोई शक नहीं, बाबर इज अ क्वालिटी प्लेयर। Let's hope कि 15 तारीख को he does something that we all expect him to do, and he's quite capable of doing it. Into his quality. बहुत शुक्रिया समीर सनवर्नी साहब, it was a pleasure having you in the show, और इस वादे के साथ हम आपको दोबारा भी जहमत देते रहेंगे। थैंक यू फैसल, थैंक यू सर। प्लेजर सर। तो 15 को मैच है, कौम जो है वो, और आज खास तौर पे जुमा भी है। शायद आप पहले भी कह चुके हैं, कौम को पता है रमज़ान आ रहा है, और कौम को पता है कि क्या करना है। हमें पता है कि ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। बांग्लादेश के हालिया आम इंतखाबात की बात कर लें तो उसने मुल्क की सियासत का मंजरनामा ही अक्सर बदल दिया है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। BNP की क़यादत में इत्तेहाद ने 300 रुकनी पार्लियामेंट में 209 नशिस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। और इसके साथ ही जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए ये कहा है कि वो मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं। जमात की क़यादत में इत्तेहाद को 68 नशस्तें मिली हैं, जबकि 30 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने वाली जेन जी की जो नेशनल सिटीजन पार्टी है वो 5 नशस्तें ही हासिल कर सकी है। इसी पर बात करते हैं। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, खुद इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं और वहाँ की इस वक्त सियासी तमाम तर सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजिद साहब ज़रा बताइएगा कि कैसे रहे इंतखाबात और क्या ये जो नताइज आए हैं तवक्कुआत के बरक्स हैं या फिर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? जी बहुत शुक्रिया। नताइज तवक्कुआत के बरअक्स तो मेरा ख्याल है कि इसमें कहना कबल अज़ वक्त होगा। एक बात जरूर है कि जो सर्वेज किए गए थे उनके बरक्स जरूर ये नताइज हैं और ये हम इंडिया में भी देख चुके हैं कि जब इंडिया के मुख्तलिफ सूबों में, बिहार में, महाराष्ट्र में और यूपी में जो इलेक्शन सर्वेज थे वो एक मुख्तलिफ चीज थे और जो रिजल्ट्स आए वो उनसे अलग आए। तो यहाँ बांग्लादेश के अंदर भी ये चीज हुई है कि जो सर्वेज आए थे उनसे रिजल्ट्स मुख्तलिफ आए हैं, क्योंकि उसके अंदर बड़ा टफ कंपटीशन बताया जा रहा था। लेकिन जब ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल को देखा गया तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स रात से आ रहे हैं उनको देख के लगता है कि वो सर्वेज की जो कैलकुलेशंस थी वो मेरा ख्याल है दुरुस्त साबित नहीं हुई। तो इसलिए ग्राउंड के ऊपर जो लोग थे उन्होंने तो एक चीज पे फोकस किया था और वो यही था कि उन्होंने आजादी से अपने वोट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इस इलेक्शन में उस तरह से कोई बदअमनी की और खौफ की सिचुएशन नहीं। तो अगर प्रेशर नहीं हो और उसके बाद इस तरह का रिजल्ट आए तो उसे मेरा ख्याल है कि दोनों जमातों को कबूल करना चाहिए, खसूसन वो जमात जो अपोजिशन में है। और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि आज तक उनकी जो सबसे बड़ा नंबर था उनका कामयाबी का वो उन्होंने 18 सीटें हासिल की। अगर वो 18 से 70-75 तक पहुंच जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसमें जमात इस्लामी को एक अच्छी और पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। मारी साहब ये बताइएगा कि सर्वेज में आप जिस तरह से बात करें, हम भी यही एनालिसिस पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि मुकाबला सख्त होने वाला है, व्हिच डिडंट हैपन। क्या वजूहात है? क्या वोटर टर्नआउट उतना नहीं रहा? क्योंकि लोग सर्वेज में तो पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में क्लेम किया जाता है कि जी धांधली हुई है, क्योंकि सर्वेज में तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ हाई वोटर फॉर अस और वो नहीं मिला हमें। तो क्या वजूहात है इसके पीछे? मेरा ख्याल है कि सर्वेज की जो एक साइंटिफिक सैंपलिंग होती है उस पे तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जो बदलती रहती हैं। ये हमने पाकिस्तान में भी इस चीज को देखा था कि 9 फरवरी के इलेक्शन में जिस तरह से एक तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई का वोटर नहीं निकलेगा, इसी तरह यहाँ पर जो एक सवाल किया जा रहा था वो बिल्कुल ग्राउंड पे मौजूद था कि अवामी लीग जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से आउट है उसका वोटर कहाँ जाएगा? क्या वो घर बैठेगा या वो जमात इस्लामी की मुखालफत में अपना वोट बीएनपी को कॉस्ट करेगा? तो ये यहाँ पर ग्राउंड पे ये क्वेश्चन तो था, लेकिन चूंकि जब अवामी लीग बैन है, शेख हसीना भारत में है, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है, तो इसका ऑफिशियल जवाब तो कोई नहीं था। लेकिन अनऑफिशियली ये बात हो रही थी कि वो वोटर जमात इस्लामी को तो नहीं जा सकता, या तो वो घर बैठेगा तो या फिर वो जमात इस्लामी की मुखालफत में बीएनपी की तरफ जाएगा। और दूसरा ये कि एक दूसरा फैक्टर भी इसमें बड़ा अहम है, वो ये कि जो नेशनल सिटीजन पार्टी है यूथ की, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन से पहले अलायंस के लिए बीएनपी से भी राब्ता किया था और बीएनपी उस वक्त भी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने इनको एक सूटेबल या डिजायरेबल नंबर ऑफर नहीं किया था और उसके बाद लेस देन 10 की इनको सीट्स जो है वो ऑफर की गई थी। इसके बाद फिर एनसीपी ने अपना अलायंस जो है वो जमात इस्लामी से किया और वहां से उनको 30 जो टिकट्स हैं वो मिली थी।
एक ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट थी जिसके ऊपर सोचना चाहिए था कि बीएनपी आखिर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। क्योंकि अभी जो एनसीपी का रिजल्ट आया है वो भी अराउंड 5-6 सीटों के ऊपर ही जीते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं वो जरा मुख्तलिफ थे। एहतजाज और मुजाहिरों की जो कैफियत थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ओके, माजिद साहब, जेंजी की तो आपने बात कर दी। थोड़ा सा मैं अब ये बात अगर करना चाहूँ कि आफ्टर डेकेड्स हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की ओवरऑल पॉलिटिक्स पाकिस्तान से रिलेटेड उसमें तब्दीली आई है, उनके बयानिए में तब्दीली आई है। इंतखाबात से पहले जो रजीम था उसने बड़े दोस्ताना माहौल में पाकिस्तान से बातचीत की, डेलीगेशंस आए गए, कारोबारी जो रवाबित हैं वो मजबूत हुए। इलेक्शंस में जैसे कि लग रहा है तारिक रहमान साहब इज़ गोइंग टू बी द मैन, उनके आने के बाद सिचुएशन वही रहेगी, वैसे ही हमारी जो टाइज हैं उतनी ही कॉर्डियल रहेंगी, क्या कहते हैं? जी, पाकिस्तान की हुकूमत और बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस हवाले से गुज़िश्ता 2 साल में बड़ी ओपन और बड़ी पॉजिटिव रही हैं और किसी ने अपना उस तरह से टिल्ट शो नहीं किया। लेकिन चूंकि इंडिया के साथ मामलात खराब इसलिए थे बांग्लादेश के कि वो शेख हसीना की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हद तक सपोर्ट कर रहा था। तो ये शिकवा तो बिल्कुल इंडिया के साथ मौजूद था। यहाँ पर जो जिन लोगों से हमारी बात होती रही है कि इंडिया ने वो जो एक टिपिकल वर्ड होता है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी का, उसको बिल्कुल उसका एहतराम नहीं किया। तो इसलिए हम जो भी ताल्लुक बनाएंगे आने वाले दिनों में उसमें हम इस चीज का बहुत ख्याल रखेंगे। तो पाकिस्तान भी बहुत ओपन है और पाकिस्तान ने बड़ी एहतियात से किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में कोई बयान या कोई उसके पलड़े में अपना वजन नहीं डाला, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, रियासत बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी हम उसके लिए ओपन है। तो इस तरह के रवैये से तो एक पॉजिटिव चीज जाहिर होती है। और यहाँ पर भी 2 बड़े अलायंसेस जो थे तारिक रहमान और शफीकुर रहमान के, वहां से भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज थी। ये बात दुरुस्त है कि हमारा एक उनके साथ माजी का मसला भी है, लेकिन अब अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि लोग मुस्तकबिल की बात करना चाहते हैं। वो जनरेशन खत्म हो गई हैं, उन चीजों की इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि फ्यूचर की बात की जाए। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, विद योर एक्सपीरियंस इन बांग्लादेश में, क्या आपको लगता है जो एक बिजनेसमैन कम्युनिटी है और जो आम आदमी है उसके क्या तासुरात हैं पाकिस्तान के लिए? हम ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस बांग्लादेश में रहे, और वो इसलिए भी रहे, उनकी सॉवरेनिटी बरकरार इसलिए भी रहे कि हमारे रवाबित उनके साथ बेहतर हो सके वक्त के साथ साथ, और उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस ना रहे। तो क्या लोगों की सोचों में ये इन्फ्लुएंस है बरकरार? व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान? देखिए, बिजनेस में तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ यहाँ से इवन ब्रांड्स भी ढाका में ओपन हो चुके हैं पिछले 6-8 महीने के अंदर। और पाकिस्तानी ड्रामाज यहाँ पर बहुत मकबूल हैं। लोग इंडियन फिल्म देखते हैं, ड्रामा पाकिस्तान का देखते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिली है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है वो इंटरिम गवर्नमेंट में उसके परसेंटेज में इजाफा हुआ है। सही। तो ये सारी चीजें इस चीज की निशानदही करती है कि एक पॉजिटिविटी की कैफियत बिल्कुल मौजूद है। ओवरऑल कोई नेगेटिव इंप्रेशन सुनने को या देखने को नहीं मिला। और बिजनेस कम्युनिटी में स्पेशली इस हवाले से वो कोलैबोरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट्स का जितना भी काम पाकिस्तान में होता था अब उसमें बांग्लादेश लीड ले चुका है। बांग्लादेश ने शेख हसीना की गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल तनकीद तो बिल्कुल यहाँ पर की जाती है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी की एक सिमत मुतय्यन जरूर की। पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ। यहाँ पर मुआशी हालात और जो इनके इंडिकेटर्स थे, नंबर्स थे, उनमें बेहतरी आई। तो वो चीज यहाँ के बिजनेसमैन उसको मजीद आगे लेके चलना चाहते हैं और पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि पहले पाकिस्तान के साथ वो जो वॉल्यूम था ट्रेड का वो कम था। अब चूंकि ताल्लुक बेहतर है तो यकीनन वो नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब। इट वाज वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और यकीनी तौर पर बांग्लादेश इस वक्त सूरत हाल बनने जा रही है, वो ये तय करेगी कि इस खत्ते में सियासत क्या रुख इख्तियार करना है। एब्सोल्युटली। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक अगैन। और अब हम बात करने जा रहे हैं अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF ने अपनी हालिया रिपोर्ट में अफगानिस्तान में जो मजहबी आज़ादी की सूरत हाल है उस पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि उनका ये कहना है कि तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से जो मुल्क में मजहबी अक़लियतें हैं उनके हकूक़ और इबादत की आज़ादी से मुतालिक पाबंदियों को नुमाया तौर पर इसमें उजागर भी किया गया और इसके लिए तशवीश का इजहार भी किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से कबल भी अफगानिस्तान अमरीकी महकमा ख़ारजा की स्पेशल वॉच लिस्ट में शामिल रहा है। ताहम तालिबान के कंट्रोल के बाद सूरत हाल मजीद सख्त निगरानी में आ गई है। कमीशन का मौक़िफ़ है कि मजहबी क़वानीन की सख्त तशरीह और अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। अमरीकी महकमा ख़ारजा तालिबान को बतौर गिरोह एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करार दे चुकी है, जबकि USCIRF मुख्तलिफ ममालिक को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करार देने की सिफारिशात भी देता रहा है। अब ये पेशरफ्त अफगानिस्तान की मजहबी आज़ादी से मुतालिक आलमी सतह पर जारी बहस को मजीद तक़वियत दे रही है। इसी पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम मसूद खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। सर, इससे पहले बहुत सारे कंसर्न है, ये एक रिपोर्ट और इसके अलावा ख़ातीन के हकूक़ को जिस तरह से तलब किया जा रहा है, जिस तरह से इवन मर्दों के साथ वहाँ पर बर्ताव रखा जा रहा है, बच्चों को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, ये सारे कंसर्न हैं। तालिबान हुकूमत जब आई थी तो मेरे ख्याल में हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके आने के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे और आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि अभी ये जो रिपोर्ट आई है 37th रिपोर्ट है और देखें कि बेसिकली आप देखें अथॉरिटी है कि यूनाइटेड नेशंस एनालिटिक सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम है 99 में ये बनी थी और इसमें एक्सपर्ट्स बने हैं, लोग हैं जो बेसिकली मॉनिटर करते हैं और रिकमेंड करते हैं और जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी हैं अल-कायदा के अगेंस्ट, अफगान तालिबान रजीम के अगेंस्ट और दाइश के अगेंस्ट है। और देखें कि इन्होंने इंडोर्स किया है पाकिस्तान जो पिछले 4 साल से कह रहा था कि उसको इंडोर्स किया है। सो इनका कंक्लूजन क्रक्स क्या है कि उन्होंने कहा कि दिस इज ए फेवरेबल इन्वायरमेंट इन अफगानिस्तान फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा यहाँ पे पल रही है, यहाँ से दैट हैज बिकम अफगानिस्तान एपिक सेंटर बना है। फिर उसके बाद वो डिटेल्स में गए, एक एक दहशतगर्द तंजीम का डिटेल में जिक्र किया है। सेकंड, उन्होंने इस बात का भी इंडोर्स किया है कि अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान में उन्होंने कहा अफगानिस्तान से देयर इज इंक्रीज ऑफ टेररिस्ट अटैक जो फितना और ख्वारिश वाले कर रहे हैं। और फिर उन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशन की बात की है जो थ्रेट कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी एंड पीस इन नॉट ओनली इन साउथ एशिया बल्कि सेंट्रल एशिया की बात की है। फिर जो बाकी तंजीमें आलमी अमन के लिए उन्होंने ख़तरा करार दिया है। और फिर देखें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने जब फितना और ख्वारिश का जिक्र किया तो उन्होंने डिटेल में बताया कि इसकी स्ट्रेंथ 6000 के करीब है, नेक्सिस है, अल-कायदा के साथ नेक्सिस है, अफगान तालिबान रजीम के साथ नेक्सिस है, इनका फाइनेंशियल जो लुक आफ्टर है अफगानिस्तान से हो रहा है, पैकेज वगैरह इनको मिल रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लिबर्टी है, फ्रीडम है, ये वो वहाँ पे जो कर रहे हैं। फिर इसके बाद BLA मजीद ब्रिगेड की बात की, उन्होंने कहा कि इनका नेक्सिस है इस्लामिक स्टेट खुरासान के साथ और TTP के साथ और वो एस्टेब्लिश भी हुआ है। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से हमले कर रहे हैं उन्होंने उसको भी एस्टेब्लिश किया है। फिर अल-कायदा का जिक्र किया, फिर अल-कायदा जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें बताया कि इनको ओसामा लीडर है, इनका डिप्टीज यहिया नाम का है और ये साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में उनकी वहाँ पे प्रेजेंस है। तो वो भी उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया, सो वो कंफर्म कर दिया है। फिर उनका जो नेक्सिस का भी बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की है ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और उन्होंने बताया ये बेसिकली दे आर स्पेसिफिक फॉर चाइना और ये शिंगजियांग प्रोविंस में इनका क्लेम है कि हमने वहाँ पे जिहाद करना है। और ये इनकी लोकेशन देखें बदख्शान उन्होंने बताई है और ये देखें कि पीछे अफगान तालिबान रजीम ये दावे करते रहे हैं कि हमने इनको रीलोकेट किया है, तो उन्होंने कहा ऐसे कोई बात नहीं हुई है। सो ये बदख्शां में मौजूद है। फिर उन्होंने एक और चीज़ में डिस्क्लोज की है कि 250 स्ट्रेंथ की जो ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के दहशतगर्द है वो अफगान तालिबान रजीम के पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं तो चाहे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की भी बात की है, उन्होंने कहा इनकी भी प्रेजेंस बदख्शां में है और उन्होंने कहा ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं।
सो थ्रेट उन्होंने कहा रियल है, अफगानिस्तान एक एक सेंटर बन चुका है और जिससे स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उन्होंने इसीलिए कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है इसको मजीद इसको देखें इससे पहले कि हालात काबू से बाहर चले जाएं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये रिपोर्ट है तशवीश जाहिर करती है मजहबी आज़ादी पे अक़लियतों की, ठीक है। सेम यही जो इम्प्रिंट्स हैं वो भारत में भी हैं, जितने भी मजहबी अक़लियतें हैं उनके साथ वहाँ क्या होता है पूरी दुनिया को पता है। अब अफ़गानिस्तान और ख़ासतौर पर तालिबान के हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ये चीज़ें रिपोर्ट की हद तक ही महदूद रहेंगी क्या? आई मीन आई एम सॉरी बट माजी में पाकिस्तान को लेके इसमें बड़ा वावेला मचाया गया और जो रिपोर्ट्स नहीं भी थी उनको भी बना के तो एक पूरा, और हमें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, यस देयर हैज़ बीन सम इंसिडेंट्स ओवर हियर एज वेल, लेकिन उसको कभी स्टेट पॉलिसी के तौर पे नहीं अपनाया गया। इंडिया में स्टेट पॉलिसी है, अफगानिस्तान में तो स्टेट पॉलिसी है ये। सो क्या ये चीज़ें जो महज़ब दुनिया है वो सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक ही रखेगी या हम इससे आगे कोई एक्शन होता हुआ देखें? जी हाँ, देखिए जब आपको तकलीफ पहुंचती है फिर आपको एहसास होता है, स्पेशली वेस्ट में हम देखें। अब रिसेंटली एक रियलाइजेशन हमने देखी है, स्पेशली जो वाशिंगटन में वाक़यात हुए हैं, रहमानुल्लाह जो पकड़ा गया था जब उसने 2 फेडरल गार्ड्स को उन्होंने शूट किया था, और इसके बाद देखें कि एक बड़ी लहर देखी यूरोप के अंदर। यूरोप में इन्होंने रिपोर्ट किया है 92 सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए थे, थ्रेट अलर्ट्स जारी किए थे यूरोपियन यूनियन ने, एंड दैट वाज लिंक्ड विद द अफगान्स, लिंक उनके जो कनेक्शन थे बैक इन अफगानिस्तान। और इसी तरह जर्मनी ने 118 देखे थ्रेट अलर्ट जारी किए हैं रेडिकलाइज्ड अफगान जो वहाँ मौजूद हैं, हैविंग लिंक्स विद अफगान तालिबान रजीम या दूसरे दहशतगर्द तंजीमों से अफगानिस्तान में। सो एक उधर से रियलाइजेशन है। फिर एक असेसमेंट की गई थी जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रही है, तो अराउंड तकरीबन 3088 के करीब जो रेडिकलाइज केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें 20% है वो अफगानिस्तान रिलेटेड थे। तो एक रियलाइजेशन है। फिर ऊपर से ये भी देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब बात की थी कि वेपन्स की बात की थी जो हम छोड़ के गए हैं, टॉप ऑफ लाइन स्टफ है $7.2 बिलियन के। आज भी देखें इस रिपोर्ट में यही लिखा है कि ये वेपन्स जब से ये दहशतगर्द तंजीमों के पास गए हैं, दैट हैज इंक्रीज द लेथैलिटी। सो मैं तो कहता हूँ दैट हैज इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज आल्सो, कि रात को भी ऑपरेट करते हैं, तो वो इसमें फैक्टर है। सो रियलाइजेशन है। और मेरा ख्याल में कि दिस विल बी पॉइंट ऑफ टाइम प्रेसिडेंट ट्रम्प हो सकता है कि एक तो ये डिमांड प्रेशर रखे, सेकंड ये भी हो सकता है कि वो किसी स्टेज पे कह सकता है हम दोहा कार्ड से भी हट रहे हैं जिस तरीके से ईरान वाले से निकले थे। सो पॉसिबिलिटीज रूल आउट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो हमारी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है या जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, हमने उनको रियलाइज कराया है कि थ्रेट बड़ा रियल है, जेन्युइन है। तो साहब आपको ये लगता है कि इस रिजीम के साथ आप डिप्लोमेसी की तरफ जा सकते हैं, नोइंग कि कितने ग्रुप से हम बात कर पाएंगे? इससे पहले हमने देखा है कि ऐसे टेररिज्म के केसेस में अमूमी तौर पर सैंक्शंस का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है ताकि फोर्स किया जा सके ऐसे रिजीम्स को कि वो टेररिज्म दूसरे मुल्कों में ना स्पॉन्सर करें। जी हाँ, सैंक्शंस तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ अभी आप देखें कि बड़ा क्वेश्चन लेवल है कि डॉलर्स अभी तक आ रहे हैं। जिस तरह आप देखें ना कि डॉलर्स अभी तक 80 के अराउंड है अफगानिस्तान, और हमारा कहाँ पे डॉलर है। और जब जिस तरह वार है वहाँ पे सिविल वार है, हालात तो जिस तरह हाथ काबू में नहीं है, लेकिन बट स्टिल देयर आर डॉलर्स बीइंग पोर्ड इनसाइड अफगानिस्तान, चाहे वो वेस्ट से आ रहे हैं या डोनर। देखें अमेरिका ने भी अराउंड $3.5 बिलियन पिछले 4 साल में दिए हैं। यूरोपियन यूनियन ने डोनर एजेंसी से $8 बिलियन प्लस उन्होंने डॉलर्स इनको पे किए हैं। इवन मिडिल ईस्ट से कुछ ऐसे ममालिक हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो हर मुल्क जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट को अकॉर्डिंगली कर रहा है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान ने वी हैव एग्जॉस्टेड आवर ऑप्शंस जो इनसे बातचीत के लिए था, लेकिन जो रिसेंट वाकयात हुए हैं उसके बाद से मेरे ख्याल में कोई दे डोंट डिजर्व कि पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेसी हो। इंटरनेशनल प्रेशर होना चाहिए, बाकी काइनेटिक एक्शन होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर एड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो अफगानिस्तान में सूरत हाल बन रही है उस पर आप अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। बात यही है कि पाकिस्तान तो, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट इफेक्ट ही है इस सारे मामले का, तो पाकिस्तान दुनिया को बताता रहा है लेकिन दुनिया उस पर कान नहीं धरती रही है। अब जबकि ये मेनेस पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है तो अब वहाँ से आवाज़ें भी उठ रही हैं और रिपोर्ट्स भी आती जा रही हैं। एब्सोल्युटली। इसी के साथ हमें लेना है एक ब्रेक। विल सी यू अक्रॉस।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आज दुनिया भर में रेडियो का दिन मनाया जा रहा है। 13 फरवरी मनाया जाने वाला यह दिन 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा रेडियो के क़याम की याद दिलाता है और इस बात का एतराफ़ है कि रेडियो आज भी दुनिया का मौसर और काबिल रसाई ज़रिया अबलाग है। वक्त बदलने के साथ साथ जहाँ इसकी अफादियत में तो कमी नहीं आई, इस्तेमाल में ज़रूर कमी आई है, लेकिन अब इस बार क्योंकि बदलते हालात हैं, इसलिए मौजू इस साल का जो रखा गया है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एब्सोल्युटली। अब ये पैगाम इस बात पर जोर दे रहा है कि टेक्नोलॉजी कितनी ही जदीद क्यों ना हो जाए, इंसानी आवाज़, ज़िम्मेदार सहाफ़त और मोतबर मालूमात की अहमियत बरकरार रहने वाली है। पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर बात करते हैं तो रेडियो की अहमियत और भी तारीखी है। 1943 में क़याम पाकिस्तान का ऐलान सबसे पहले रेडियो पर ही नशर किया गया था और इसी आवाज़ ने एक नई मुमलकत के वजूद की खबर कौम तक भी पहुंचाई। वी वेंट इनटू नॉस्टैल्जिया। तो चलिए आपको भी नॉस्टैल्जिया में ले चलते हैं और सुनाते हैं वो आवाज़ जो बचपन से हम सुनते आए हैं, और 14 अगस्त का कोई भी दिन हो जब ये आवाज़ सुनते हैं हम तो वी आर लिटरली इन गूज़बम्प्स। प्लीज़ सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। चले वक्त के साथ साथ अब रेडियो की अहमियत मुख्तलिफ ज़रूर हुई है, वो इस तरह से कि अब हम ऑडियो पॉडकास्ट के ज़रिए भी बहुत सारी आवाज़ें और बहुत सारे टॉपिक पे गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। एंड आई एम श्योर AI भी इसको किसी हद तक चेंज करने वाला है। अगले टॉपिक की जानिब हम बढ़ रहे हैं। स्प्रिंग आ चुका है और कराची में हर तरफ हम देख रहे हैं कि पार्क्स में आपको बहार नज़र आते हैं, बहार के रंग भी नज़र आते हैं, आपको फूल, खुशबू और तितलियाँ भी दिखाई देती हैं। 75वां सालाना पाकिस्तान फ्लावर शो उसका इनेकाद होने जा रहा है और सीव्यू में ये किया गया है। तैयारियां इस वक्त भरपूर हैं। 12 से 15 फरवरी तक ये जारी रहेगी और नुमाइश में हज़ारों मौसमी फूल, इंडोर और आउटडोर पौधे, नायाब कैक्टस, मतलब शुड आई से कैक्टाई, और आराइशी प्लांट्स जो हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए। तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ये शो न सिर्फ बागबानी के शौकीन अफराद के लिए एक दिलकश तफरीह का मौका फराहम कर रहा है, बल्कि शहर की खूबसूरती उसको भी उजागर कर रहा है। इसकी हम बात करें कराची शहर की, यानी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास मार्जिन है, हमारे पास स्पेसेस हैं कि हम इस कंक्रीट के जंगल को भी जंगल में मंगल बना के दिखाएं। तो मुंतज़िम फ्लावर शो कुदसिया अकबर साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो कुदसिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माशाल्लाह से 75वां ये फ्लावर शो हो रहा है और ग़ालिबन कल पॉट्स की जजिंग भी रही। क्या कुछ होता है इस शो में, ज़रा बताइए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने याद किया। ये हमारा जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का शो है, ये आप में होगा, और अगर नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये पिछले 75 साल से तवातुर के साथ हम लोग ये शो कर रहे हैं और इस साल हमारा 75वां शो। ये 1947 में जब पार्टीशन हुआ और उस वक्त जहन कराची कैपिटल था, तो बेशुमार लोग, समझिए मिलियंस के हिसाब से लोग इस शहर में आ गए, जिसमें चंद लाख लोग रहते थे। इस वक्त जरूरत महसूस हुई कि शहर के एनवायरनमेंट को, शहर के माहौल को बचाने की जरूरत है। तो उस वक्त इस सोसाइटी का कैम अमल में आया, खान साहब ने इसको प्रपोज किया और ये सोसाइटी बनी। 1948 में बनी और 50 से हम मुसलसल हर साल बाकायदगी के साथ कर रहे हैं। और ये भी हमारी असल में कोशिश ये है कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो साथ में काबिल माहौल बन सके यहाँ पर। तो उसके लिए हम काविशें कर रहे हैं और उसके लिए शजरकारी होती है। उसके लिए हम मुकाबले करते हैं कि लोग एक ज़्यादा से ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ से पौधे लगाएं, बाग लगाएं, ताकि शहर में हरियाली हो और यहाँ के लोगों को सही सेहतमंद सांस लेने का मौका मिल सके। ये हमारी कोरोना के बाद से हमने देखा है कि कराची में खास करके रुझान प्लांटेशन की तरफ, होम गार्डनिंग की तरफ बढ़ गया है।
حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی بہت کنٹین ہوا ہے, لوگ گھروں سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے ہیں, اب لوگوں کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہوتی, لیکن کرونا کا جو وقت تھا اس کو لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کیپٹلائز کیا. یہ بتائیے گا کہ کتنا شوق بڑھا ہے اور کتنا ایکو سسٹم کو بہتر رکھنے کی لوگوں کے اندر موٹیویشن بڑھی ہے. دیکھیے موٹیویشن بہت بڑھ گئی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ شہر کیونکہ اتنے لوگوں کو سمو نہیں سکتا تھا, تو جو پارکس کے بھی سائٹس تھی ان کے اوپر بھی کنسٹرکشن کر دی گئی, بلڈنگ بن گئی. لیکن ہماری کاوش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ سبز پودے اور درخت کتنے ضروری ہیں. ہم نے خاص طور پر اس کے لیے نوجوانوں میں اور بچوں میں اس شوق پیدا کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ہمارے جہاں اور بہت سے ذیلی ادارے ہیں جنہوں نے جنم لیا ہے ہارٹیکلچر سوسائٹی کے سائے تلے, ان میں ٹری کلب بھی ہے جو نوجوانوں کا ہے. تو وہ لوگ جگہ اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ ٹری پلانٹیشن ہوتی ہے, وہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹاکس دیتے ہیں, اس کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں بچوں کو. ہم خاص طور پر ہمارے جیسے آج دوسرا دن ہے, جمعے کا دن جب ہوتا ہے, جمعرات سے ہمارا شروع ہوتا ہے شروع, اور جمعے کے دن ہم صبح سے دوپہر تک اسکول کے بچوں کو ایبسولوٹلی فری آف چارج, سارے ہزاروں بچے آتے ہیں, ان کو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ پودوں کی کیا اہمیت ہے, پودے کیوں لگانے چاہیے. بعض بچے کہتے ہیں ہم تو فلیٹس میں رہتے ہیں, ہم کہاں لگائیں؟ ہم کہتے ہیں گملوں میں لگاؤ, چھوٹے چھوٹے گملے لگاؤ, کمروں کے اندر لگاؤ, انڈور پلانٹس لگاؤ. اس لیے کہ سانس لینے کے لیے آکسیجن کے لیے مہیا کرتے ہیں ہمیں یہ پودے وغیرہ, اور آکسیجن ہماری زندگی کے لیے لازمی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں. تو اس لیے پودوں کے بہت اس کا شوق بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ اس کے شوق. آپ دیکھیں مقابلے جو ہے بچوں کے بھی مقابلے کرتے ہیں, یگسٹرس کے ینگ لڑکے. کچھ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نیٹو پودے ہیں جو کہ ہمارے ماحول کے لیے اچھے ہیں, ان کے لیے شوق کم ہوا ہے. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ پودے جو نایاب ہیں, جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, ان کو خرید لیں, ان کو اپنے گھروں میں گارڈنز میں جگہ دیں. لیکن ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم اپنے نیٹو پودوں کو رسپیکٹ کریں, بیکاز وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو اس رجحان کو بڑھانے کے لیے کیا آپ نے دیکھا ہے لوگوں میں ایک تو موٹیو یہ کہ آپ کی جانب سے بھی میسج جاتا رہے؟ دیکھیے ہم نے ایک لیب بنائی ہے ہارٹیکلچر سوسائٹی پاکستان میں, جس میں ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کراچی کی سوئل میں کون سے پودے لگ سکتے ہیں. اور وہ پھر ہم جب لیکچرز کرتے ہیں اپنے سوسائٹی کے, ہم ہر مہینے لیکچرز کرتے ہیں, ورکشاپس کرتے ہیں, اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کراچی کی کلائمیٹ میں, کراچی کی سوئل میں کون سے پودے لگ سکتے ہیں. دیکھیے شاپ میں لوگ لے تو آتے ہیں, عام لوگ تو نہیں لے سکتے, صاحب حیثیت ہے وہ باہر سے قیمتی پودے لے آتے ہیں خرید کے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پودا کراچی میں لگ سکے. تو ہم یہ تعلیم دیتے لوگوں کو کہ یہ پودے اس میں لگائیے. خدشہ صاحبہ ایک میرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ فلاور شو آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے, لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. میں دبئی کی بات نہیں کر رہا بھائی, وہ تو ہمارے پے گریڈ سے بہت اوپر ہے, لیکن یہ ہمارے لاہور جو ہمارا اپنا ہی شہر ہے, کتنی خوبصورتی سے اس کو سجایا جاتا ہے. صرف شوز میں نہیں, ایسے بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ بڑی گرینری, بڑی جو ہے وہ ڈیکوریشن نظر آتی ہے. کراچی جیسے شہر میں جو واٹر سٹریسڈ ہے, ویسے بہت سارے ماہرین اس پہ بھی دو رائے رکھتے ہیں کہ واٹر سٹریس نہیں ہے, مینجمنٹ کا ایشو ہے پانی کا, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو جس کو کہتے ہیں نا گلوں میں رنگ جو ہے, یہ صرف باد نو بہار تک محدود نہ رہے, بلکہ یہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. مختلف ہمارے شہر میں اسپیسز ہوں جہاں پہ ہم یہ کر سکیں, ہماری گلی میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے پارکس میں, جو کہ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں. واٹر سٹریس ایشو کے ساتھ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس پہ ہارٹیکلچر سوسائٹی کے کوئی پلانز ہیں سسٹینیبل؟ دیکھیے آپ نے جہاں تک لاہور کی بات کی, دیکھیے لاہور کا اور یہاں کا حال فرق ہے. ایک تو یہ کہ لاہور میں اس طرح سے امیگرینٹس کا انفلکس نہیں ہوتا, اتنی زیادہ امیگرینٹ والے ہیں. دوسری کہ وہاں کے وہیں کے لوگ ہیں اور وہ اس شہر کو اون کرتے ہیں, اس شہر سے محبت کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہر طرف کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور سب تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں, اپنے معاش کے سلسلے میں آتے ہیں, اور اتنی دلچسپی نہیں ہوتی یہاں کے ماحول کے بارے میں. یہاں زیادہ تر رہنے کا ان کا امکان نہیں ہوتا, واپس اپنے گاؤں اپنے شہروں میں جانے کا ہوتا ہے. وہاں کے احباب اقتدار بھی بہت زیادہ کوشش ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ کمرشلائزیشن اتنی ہوئی ہے کہ باقاعدہ بڑے بڑے پرانے درختوں کو کاٹ لیتا. دیکھیے تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, لوگ بھی تعلیم کریں اور آپ کی مینجمنٹ بھی آپ کا ساتھ دے, جب جا کے کام ہو.
ہمارے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہر چیز ہم بات کو کتاب پہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو کہ جتنا آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں. اسکولوں میں ہم جاتے ہیں درخت لگاتے ہیں، سڑکوں پہ ہم جا کے درخت لگاتے ہیں، پھر ہم ان کے مقابلے کرتے ہیں تاکہ ان میں زیادہ لوگوں کو شوق کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدے لگائیں. ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں. لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ کون سے پودے کراچی میں اچھے طریقے سے پروان چل سکتے ایبسلیوٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کمیونٹی کا اپنا بھی ایک رول ہے جو کمیونٹی کو ادا کرنا ہے. بہت شکریہ قدسیہ صاحبہ. اور خاص کر کے ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے کہ جب یہاں پر آنے والے لوگ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہے اور امیگرینٹس ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں تو پھر ایڈمنسٹریشن کو اپنے وہ لاز کو لاگو کرنا ہوگا تاکہ لوگ اس شہر کی رسپیکٹ بھی کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آتے ہیں. ویلکم بیک اگین. پاکستان نے اپنا دوسرا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے لانچ کر دیا ہے. اور یہ لانچنگ محض ایک ٹیکنیکل پیش رفت نہیں تھی بلکہ قومی جو خلائی خود مختاری ہے اس کی جانب بھی ایک مضبوط قدم ہے. اسپارکو کے مطابق اس سیٹلائٹ کا تصور اور ڈیزائن اور انضمام مکمل طور پر پاکستان میں سیٹلائٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں انجام پایا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں اب صرف صارف نہیں بلکہ خلائی ٹیکنالوجی کا تخلیق کار بھی بن رہا ہے. چین کے یانگ جیانگ سی شور لانچ سینٹر سے خلا میں EO2 بھیجا جانے والا پہلے سے مدار میں موجود EO1 کے ساتھ یہ مل کر کام کرے گا. دونوں سیٹلائٹس کی ہم آہنگی سے زمین کے مشاہدے، امیجنگ کے تسلسل اور ڈیٹا کی درستگی میں نمایاں بہتری آئے گی. یہ صلاحیت زرعی منصوبہ بندی، قدرتی آفات کی نگرانی، شہری توسیع کے تجزیے اور وسائل کے مؤثر انتظام میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر AKM شفاعت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں اسپارکو کے. سر السلام علیکم. کنگریچولیشنز، بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. ود دا اسمائل آن یور فیس آئی کین فیل کہ کتنا فخر کا لمحہ ہے یہ، کتنا زبردست ہے یہ سارا معاملہ. سو پہلے تو ہاؤ از دا فیلنگ جب یہ سیٹلائٹ لانچ ہوتا ہے؟ آپ لوگ کتنا عرصہ ہوتا ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب آج پلان کنسیو کیا ہے، اب سے لے کے کتنے عرصے تک پورا پلان ریڈی ہو جائے گا آپ کا، ساری کلیبریشن، ساری کیلیبریشن سب ہو جائے گی اینڈ دین یو آر لانچنگ، تو اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا قوم کے لیے فخری کا مقام ہے کہ الحمدللہ ہماری جو EO2 سیٹلائٹ لانچ ہوئی ہے، اس میں پوری قوم کو بھی مبارکباد، آپ سب کو بھی مبارکباد. جیسا آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کو جو اس سیٹلائٹ کا جو کمپلیٹ فیس پروگرام ہوتا ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. انیشیل پلاننگ سے لے کے سسٹم انجینئرنگ، ڈیزائن، مینوفیکچرنگ، اسمبلی، ٹیسٹنگ، انوائرمنٹل ٹیسٹنگ، لانچ کی حد تک یہ بڑا ایک کمپلیکس اور لانگ ڈیوریشن پروگرام ہوتا ہے اور یہ میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو اس میں اپروکسیمیٹلی ایک سیٹلائٹ پروگرام میں جو آپ کو جو تمام فیزز سے گزرنا پڑتا ہے اس میں تقریباً 2 سے 2.5 سال لگتا ہے، جس میں آپ کو پھر تمام ان فیزز سے گزر کے جو آپ کو اسپیس انڈسٹری کے جو اسٹینڈرڈس پریکٹسز ہوتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے آپ کو ایک سیٹلائٹ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. اور آپ کے علم ہے جیسے لاسٹ ایئر ہماری الیکٹرو آپٹیکل 1 2025 میں جنوری میں لانچ ہوئی تھی، اور اس سال الحمدللہ ہماری جو یسٹرڈے جو ایک الیکٹرو آپٹیکل 2 لانچ ہوئی ہے. تو اس میں سپارکو کے سائنٹسٹ اور انجینئرس کو خاص طور پہ، خصوصی طور پہ ایک بڑے ان کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنے کم وقت میں ملٹیپل سیٹلائٹس پہ کام کر کے صبح شام ان کی انتھک محنتیں لگ کے یہ ایک سیٹلائٹ لانچ ہوئی ہے. اور آپ کوئی بھی چیز آپ ڈیولپ کریں، کسی بھی فیلڈ میں آپ ڈیولپ کریں، اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اس پروڈکٹ کی فارم میں وہ اپنی سروسز دے رہی ہے، تو ان انجینئرس کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے بھی ایک بڑا فخر ہے اور بڑا ایک ان کے لیے ایک قابل تحسین ہوتا ہے کہ دے فیل سو پراؤڈ کہ دے آر ہیو سم تھنگ ڈن فار دا نیشن، فار دا کنٹری. تو اٹ از ریئلی اے پراؤڈ مومنٹ فار سب کے لیے، ایک بہت بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان الحمدللہ جو ہماری ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس کی فلیٹس ہیں، 6 ہماری ریموٹ سینسنگ کی سیٹلائٹس آلریڈی اسپیس میں ہو چکی ہیں، ایسٹس ہیں ہمارے موجود جو ہماری کل یسٹرڈے لانچ ہوئی ہے. تو اس میں 2018 میں ہماری 2 ریموٹ سینسنگ کی سیٹلائٹس لانچ ہوئی، لاسٹ ایئر ہماری 3 ریموٹ سینسنگ کی سیٹلائٹس لانچ ہوئی، اور کل ہماری لانچ ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک تمام فلیٹ موجود ہے کہ جو کہ ڈفرینٹ شعبہ جات میں آج کل اسپیس ٹیکنالوجی کی مدد سے تمام فیلڈس میں، اپلیکیشنس میں آپ کی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ ان جتنی آپ کی سیٹلائٹس ایسٹس اسپیس میں موجود ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ کے پاس انفارمیشن کی ریلائبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے، کنسسٹنسی بھی بڑھ جاتی ہے،
اور اس کا ٹائملی اویلیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو بر وقت وہ ڈیٹا مل سکے جو آپ کو ضرورت کے حساب سے ریکوائرڈ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا شفاعت صاحب, نمبر آف سیٹلائٹس obviously لانچ کی جاتی ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ ون, از EO1, اور اس سے پہلے بھی وی ہیو سیٹلائٹس دیٹ ہیو بین لوکنگ. ایگریکلچر ہو گیا, ارتھ امیجری کو دیکھتے ہوئے اور بھی ہو. تو ان سیٹلائٹس کی سگنیفیکنس انڈیویجولی کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم EO1 کو EO2 سے ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو ان کی سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے؟ اور پھر یہ کہ نمبر آف سیٹلائٹس جب ہم انکریز کرتے ہیں کسی ایک ہی فیلڈ کے لیے, تو کیا وہ ریلائبلٹی کو انکریز کرتے ہیں یا ان کی ان کی کیپیسٹی میں بھی کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ اچھا, سیٹلائٹ کی جو فنکشنالٹی ہوتی ہے, یہ سیٹلائٹس ارتھ کے آربٹ کر رہی ہوتی کنٹینیوسلی, ہر وقت آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہوتی ہیں. یعنی اٹ ٹیکس اباؤٹ, اس کا 90 منٹس کا ایک آربٹ ہوتا ہے جو ارتھ کے اراؤنڈ ہوتا ہے, تو 14 ٹائمز اٹ از آربٹنگ دا ارتھ اٹ سیلف اپنے ایکسس میں بھی روٹیٹ کر رہا ہے. تو جتنی آپ کی نمبر آف سیٹلائٹس ہوں گی, تو ایک سیٹلائٹ اگر آپ کے آربٹ سے چلی جاتی ہے تو دوسری سیٹلائٹ آپ کے آربٹ میں آ جاتی ہے. یعنی دیٹ از, سو آپ کی جتنی کانسٹلیشن آف سیٹلائٹس ہوتی ہیں تو آج ری وزٹ ٹائم جو ہوتا ہے امیجنگ کا وہ آپ کے پاس کم ہو جاتا ہے. تو آپ کو ڈیٹا کی اگر کوئی ایسی ایمرجنٹ سولوشنس, خاص طور پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جہاں پہ آپ کو ریلیف کے لیے ڈیٹا کی فوراً ڈیٹا کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو جس وقت اگر آپ کی ایک سیٹلائٹ نہیں تو دوسری سیٹلائٹ اویلیبل ہے جس کی مدد سے آپ وہ ڈیٹا ارینج کر کے پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو سیٹلائٹس کا اسپیس میں ہونا اور ملٹیپل سیٹلائٹ کا اسپیس ہونے سے نہ صرف ریلائبلٹی آف دا ڈیٹا بھی بڑھ جاتی ہے اور اویلیبلٹی آف دا ڈیٹا ایٹ پرومپٹ ٹائم بھی وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک ہے کہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ جس کی مدد سے الحمدللہ جو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایز پر اسپیس ویژن جو دیے گئے 2047, جس میں ہمیں ملٹیپل سیٹلائٹس لانچ کرنی ہے ڈفرینٹ ایئرز میں, آنے والے وقتوں میں. تو یہ اس میں یہ کڑی ہے کہ آپ نے اپنی سیٹلائٹس لانچ کر کے جو آپ کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کی اپلیکیشنس ہیں, جس میں ایگریکلچر بھی ہے, لینڈ میپنگ بھی ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ہے, آج کل فوڈ سیکیورٹی اور واٹر اسکیرسٹی کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس میں آپ کس طریقے سے اپنی ان سیٹلائٹ کی ڈیٹا سروسز کو پرووائڈ کر کے آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور آج کل جو انوائرمنٹل چینج کے جو افیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو جو میڈیکیشن میتھڈس اڈاپٹ کرنے ہیں, وہ میڈیکیشن میتھڈس بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کو بھی اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی, کہ وہ اس پہ اس امیجری ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. ہیئر کمز مائی کوسچن ذرا کے لیے بھی, کہ یہ جو سیٹلائٹ جا رہا ہے اوپر, اس سال میں پنجاب میں ہوں, میں سندھ میں بیٹھا ہوں, خیبر پختونخوا میں ہوں, اور پچھلے سال ان تینوں جگہوں پہ میں افیکٹ ہوا ہوں سیلاب سے. کیا یہ جو آپ نے میٹیگیشن کا لفظ استعمال کیا, یعنی کہ اس کا اثر کم کرنا, اس سے فائٹ کرنا اس کلائمیٹ چینج سے, یہ کیسے ہیلپ کرے گا اس عام آدمی کی؟ کون سے اداروں کو کنیکٹ کریں گے آپس میں؟ وہ ڈیٹا جس فارم میں آئے گا کس فارم میں ہوگا, اور اس فارم کو اپنے لیے کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے مختلف ادارے, فار ایگزامپل ریسکیو کے ادارے, کیسے ہوگا یہ سب, یہ بتائیے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ کے پاس کوئی کیونکہ فلڈنگ آپ کہہ لیں, فلڈنگ کی صورتحال آ جائے یا ارتھ کی صورتحال جب آپ کے پاس پیش آ جاتی ہے, تو جو ہمارے دو ادارے خاص طور پہ جو ایکٹیو آ جاتے ہیں, NDMA اور PDMA, جو ان کے انہیں ریلیف آپریشنس کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیلابی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے, تو آپ کے جب ناردرن ریجن سے وہ سدرن ریجن کی طرف آ رہا ہوتا ہے سیلابی صورتحال, تو آپ کو ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ایڈوانس میں کہ جہاں پہ فلڈنگ کی پیش رفت یا فلڈنگ آ سکتی ہے, اور آپ پھر ان اداروں کو, آج کل موبائل ایپ کا زمانہ ہے, موبائل پہ سب ڈیٹا موجود ہوتا ہے, اور اس طرح کی ہم لوگ اپلیکیشنز ڈیولپ بھی کی ہیں اور کر بھی رہے ہیں کہ جس میں آپ بر وقت وہ ڈیٹا جو ہے موبائل ایپ کے تھرو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو پرووائڈ کریں, اور وہی ڈیٹا پھر آپ کے جو لوکل ایریا سٹیزنس ہوتے ہیں ان ایریاز میں ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ جائے کہ آپ لوگ اپنی جو جان اور مال کی جو آپ کی سیفٹی ہے, جو اس کی حفاظت ہے, اس کے آپ اوور کم کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ فلڈ کو روک تو نہیں سکتے ہیں, لیکن آپ جو آپ کے جان و مال کی حفاظت ہے وہ آپ کی چیزیں اوور کم, اس سے آپ بچ جائیں. تو وہ اس سے یہ ہے کہ پھر یہ انفارمیشن ڈیٹا جو ہے سیٹلائٹ امیجری کے تھرو ہمارے جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹس ایپلیکیشن ونگس کے, وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں بیسڈ آن دا اسٹیٹس انالیسس کے ارلی وارننگ سسٹم کہ آپ کا ان ایریاز افیکٹڈ ہو سکتے ہیں ود ان فیو آورس یا ود ان فیو ڈیز. تو آپ لوگ اپنے میجرز اڈاپٹ کر لیں,
وہاں پہ جو بھی ہے کوئی چیز اگر اپنے ایویکویٹ کرنی ہے تو وہاں سے ایویکویٹ کر لیا جائے اور ان چیزوں کا پھر آپ پروٹیکٹ کر لیں. تو یہ میتھڈز ہوتے ہیں اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں اور آج کل اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جس میں آپ موبائل ایپ کے تھرو یہ انفارمیشن کوئکلی ڈیسیپیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ اپنے لوکل پبلک کو سٹیزنس کو کہ آپ اس میں یوز کرتے ہوئے. سملرلی یہی میتھڈ میکینزم ایگریکلچر میں بھی ہے. آپ ایگریکلچر میں بھی کسانوں کو کوئی اگر آپ کو ڈیٹا انفارمیشن پرووائڈ کرنی تو آپ موبائل ایپ کے تھرو وہ سب انفارمیشن بر وقت پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ جو 4 اور 5 اور مے بی 10 آورس کا ایک اسپین ہے جو لوگ پری ایم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم پیٹرنس کو بھی تو اس سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گلیشیئرز ویدر سے کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. ہم پرابیبلی شاید یہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی کہ ہمارے اگر گلیشیئرز پگھل رہے ہیں تو پانی کے بہاؤ کیسے بڑھ سکتا ہے اور کیا سچویشن میں بھی ان 5 months اور 4 months بننے والی ہے. ایگزیکٹلی. بیسکلی لاسٹ ایئر جو ہماری 2 ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس S1 اور HS1 جو لانچ ہوئی تھیں اس کی جو اپلیکیشنس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو گلیشیئرز جو ہمارے پگھلتے ہیں ان کو ہم ٹائملی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ اب یہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ پگھل کے نا فلڈنگ کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں, کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو ان سیٹلائٹس کی امیجریز کی مدد سے یہ انفارمیشن بھی ہم ان ایڈوانس بتا سکتے ہیں. اس لیے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ افیکٹ آ رہا ہے, گلیشیئر میلٹنگس اور یہ سب چیزیں, تو ان کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ٹائملی انفارم کرنے کہ یہ گلیشیئرس کے پگھلنے سے آپ کے پاس یہ میلٹنگ کی وجہ سے فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. یا ایون لینڈ سلائڈس میں بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان ایریاز میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے, تو آپ ہے نا اپنے بر وقت جو ہیں میجرس لے کے اقدامات کر لیے جائیں. اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر شفاعت علی, ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد. ویٹنگ فار another one to get into the orbit. Thank you so much for your time, sir. تو جناب, اس سے پہلے کہ شو کا کہہ اختتام, آج پاکستان کے نامور صداکار, اداکار اور دانشور ضیاء محی الدین صاحب کی برسی منائی جا رہی ہے. صرف ایک فنکار نہیں, ایک عہد کا نام تھے نہیں, رہیں گے. یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اردو زبان ان کی سامع تھی اور وہ اردو کا عکس. انہوں نے لفظ کو محض ادا نہیں کیا بلکہ اسے جیا اور ایک نئی معنویت عطا کی. 1931 میں پیدا ہونے والے ضیاء محی الدین نے بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. شہرہ افاق فلم لارنس آف عربیہ میں ان کا مختصر مگر یادگار کردار آج بھی یاد کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں ان کی اصل پہچان ان کا منفرد جو اسلوب تھا, ان کی گہری آواز تھی, ان کا فکری سنجیدگی بنی. اور 1970 کی دہائی میں ان کا دا ضیاء محی الدین شو بہت ہی مشہور رہا, اور وہ آج تک یعنی اس ڈیکیڈ میں رہنے والے لوگ, اس ڈیکیڈ میں گرو ہونے والے لوگ اور ہماری جنریشن, ہمارے آنے والی جنریشن بھی آج سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی آواز کا جادو سمجھ رہی ہے, پہچان رہی ہے. آج ان کی برسی پہ ہم صرف ایک آواز کو نہیں, ایک عہد کو یاد نہیں کر رہے بلکہ اس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جو اکیڈمی کے طور پہ رہی ہے. ضیاء محی الدین بھی ہماری ثقافتی تاریخ کی ایک ایسی ہی لازوال بازگشت ہیں اور وہ رہیں گے. ان کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں. زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی ہیں, آدمی سے ڈرتے ہو, آدمی تو تم بھی ہو, آدمی تو ہم بھی ہیں, آدمی زباں بھی ہے, آدمی بیاں بھی ہے, اس سے تم نہیں ڈرتے. حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ, آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ, اس سے تم نہیں ڈرتے. ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئے. آج ہم ضیاء محی الدین صاحب کو تو یاد کر رہے ہیں, اور آج ایک اور عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کا 115واں یوم پیدائش بھی منایا جا رہا ہے. 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں آنکھ کھولنے والے فیض نے اردو شاعری کو محبت, مزاحمت اور انسان دوستی کا نیا لہجہ عطا کیا, اور وہ نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے بلکہ دانشور, صحافی اور ترقی پسند تحریک کی نمایاں آواز بھی تھے. ان کی یادیں بھی آج ہم تازہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت بھی ہو گیا ہے ختم. اٹس فرائیڈے, ویکینڈ انجوائے کریں. ہماری اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. سی یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.